रघुवीर सिंह भंडारी जी, रौतेला जी, बहल साहब, कैप्टन पदम भारत थापा जी, आनंद सिंह राणा जी, अमृतलाल जी सैनिक कल्याण के हमारे, बिष्ट जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी हमारे पूर्व सैनिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण और हमारी वीरांगनाएं, मेरी मातृशक्ति और सभी हमारे सैनिकों के परिजन जो यहाँ पधारे हैं, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वीरता एवं साहस की साक्षात प्रतिमूर्ति आप सभी का मैं अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ उन सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर उनको भी मैं आज स्मरण करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सब लोगों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड आपने देश को समर्पित किया है, भारत माता को समर्पित किया है। और वो ऐसा कालखंड होता है जवानी और नौजवानी का जो किसी के भी जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आता है। वो कालखंड आप देश की रक्षा में समर्पित करते हैं। आप लोगों ने सेना में रहकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक प्रदेश के भी हर मोर्चे पर आपने हर देश के हर कोने पर तिरंगे के गौरव और मान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है, हमेशा अक्षुण्ण रखने का काम किया है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा, जिसको पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता प्राप्त है, इसकी एक पहचान है, इसका एक मूल स्वरूप है कि यह देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और देवभूमि के साथ साथ उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। अभी जैसा हमारे मेजर जनरल प्रेमराज जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की। उनका जीवन तो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे कि मैं सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो ऐसा इसलिए हमारे राज्य के बारे में बोल रहे थे क्योंकि हमारे प्रदेश के हर एक परिवार आज सेना से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। कोई सीधे सीधे सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, वरन आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता को भी प्रदर्शित कर सकती है। आज आप सबके द्वारा ये जो सम्मान दिया गया, हमारे सैनिक संगठन के द्वारा, हमारे सैन्य अधिकारियों के द्वारा, हमारी वीर माताओं के द्वारा, हमारी वीरांगनाओं के द्वारा,
जो सम्मान दिया गया, यह सम्मान मेरे लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। आपके द्वारा जो इस सम्मान मुझे दिया गया है, सैनिक कल्याण मंत्री जी को दिया गया है, मैं इस सम्मान को उत्तराखंड के हर उस सैनिक को समर्पित करता हूं जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। आप सभी जानते हैं कि मेरा भी बाल्यकाल सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मैं पला बड़ा। मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूं, एक सैनिक परिवार में मैंने जन्म लिया है और उसी में पला बड़ा हूं। और इसलिए मैंने जो एक सैनिक के जीवन में जितनी चुनौतियां होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और मैं महसूस करता हूँ, जैसे अभी गणेश जोशी जी आज हमारे एक सैनिक का पार्थिव शरीर आया था, उसके बारे में आप सबके समक्ष कह रहे थे। इसी प्रकार से अभी जो हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 जाबाज पिछले दिनों राजौरी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में शहीद हुए थे, कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर आया था, तो तमाम प्रकार के भाव मेरे मन में उस दिन आ रहे थे। इसलिए हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के कामकाज में भी दिखे, हमारे फैसलों में भी एक हमारा भाव दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता से लेकर जो रोजगार के अवसर देने हैं, हर प्रकार से शहीदों और उनके परिवारों की भलाई एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रतिबद्धता ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए उस काम को करेंगे जो हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए जरूरी होगा। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये भली प्रकार समझते हैं कि शहीद सैनिकों की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है। जो उनका सर्वोच्च बलिदान होता है, सर्वोच्च उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। वो अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसको वित्तीय सहायता से उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पर यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद, उसके न रहने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम शहीद सैनिकों के परिवार के घाव तो नहीं भर सकते, परंतु हम उनके परिवार के आंसू पोंछ सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीद परिजनों को जो मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय किया। और सच बताऊं तो मुझे एक सैनिक का बेटा होने के कारण ये गौरव की अनुभूति होती है कि ये निर्णय मेरे मुख्यमंत्री काल में लिया गया है। और इसकी शुरुआत भी मैं आपको बताऊं कि 2012 में, उससे पहले राज्य के अंदर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। और मैंने ही ये विधानसभा में ये प्रश्न एक बार उठाया था कि हर एक राज्य में इस प्रकार की सुविधा है, हमारे राज्य में ये सुविधा क्यों नहीं है, ये यहाँ भी होनी चाहिए। तभी इसकी शुरुआत हुई थी। और मैं जब गढ़वाल राइफल्स के हमारे 5 सैनिकों के पार्थिव शरीर जब यहाँ पहुँचे थे, तो उसके बीच में
कुछ समय था, मैं और गणेश जोशी जी उधम सिंह नगर एक कार्यक्रम में थे। बाढ़ आ गई थी, उस बाढ़ में हम लोग गए हुए थे और जैसे ही मालूम चला कि 4:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेंगे पठानकोट से, जम्मू से, तो हम लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से आए और जब हम आ गए आधे घंटे का समय बीच में था। उस दिन मन में बहुत प्रश्न आ रहे थे, बहुत बार मैं सोच रहा था और उस दिन मेरे मन में यह भी बात थी कि ये जो अनुग्रह राशि मिलती है, ये राशि बहुत कम है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और जब मैंने इसकी चर्चा करी तो कुछ लोगों ने कहा साहब 10 लाख रुपए है, आप 20 लाख कर दीजिए। उसने कहा आप 20 मत करिए, 30 कर दीजिए, बीच में हो जाएगा। लेकिन हमने निर्णय किया कि हम एक मुश्त ये अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए करेंगे। इसके अलावा हमने भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो, उसके लिए भी वित्तीय सहायता राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसका विस्तार अभी आदरणीय गणेश जोशी जी ने किया है। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग उसमें दी जाने वाली धनराशि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि ये धनराशि तो कितनी थी शुरू में, 52 लाख से लगभग अब 52 करोड़ से अब वो 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो दुगनी कैसे हो गई, दुगनी के आसपास कैसे पहुंच गई, 92-94 करोड़ कैसे हो गई। और मैंने स्वयं जब मीटिंग ली थी और मैंने गणेश जोशी जी से, और आज मेजर जनरल सबरवाल नहीं है, वह भी उस कमेटी में रहते हैं, उनके समक्ष, सबके समक्ष मैंने कहा था धनराशि जितनी भी लगनी हो, क्योंकि ये सैन्य धाम हमारे उन सैनिकों की स्मृति में बनाया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका नाम हमेशा आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे नौजवान है, देश का इतिहास है, हमेशा उनमें अमर होना चाहिए, उनके स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए धनराशि जितनी भी लगे, लेकिन गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हमने धनराशि बढ़ाई है। साथ ही सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी अनुमन्य की गई है। इसके साथ ही हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन की शुरुआत की है और शहीद सैनिक परिवारों के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से 5 वर्ष करने का भी हमने निर्णय लिया है। अब तक शहीद सैनिकों के आश्रितों को 27 आश्रितों को अभी तक राज्याधीन जो सेवाएं उसमें नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए खटीमा, टनकपुर, हरबटपुर, बीडीहाट में करोड़ों की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये सभी कदम राज्य के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए हर संभव उनके कल्याण के लिए निरंतरता से प्रयास करेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो देश में वन पेंशन की शुरुआत प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है, जिससे पूर्व सैनिकों को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है बल्कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा भी हुई है। आज आप सभी पूर्व सैनिकों के बीच से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तराखंड की सभी पूर्व सैनिकों की ओर से
उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके जीवन में जो उनके महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवस वो हमारे सैनिकों के बीच में जाकर बिताते हैं। होली हो, दिवाली हो, उनका कोई जन्मदिन हो, या अभी हमने देखा कारगिल विजय दिवस हो, ऐसे दिवस वो हमारे सैनिकों के बीच में होते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी हमने शुरुआत की है। राष्ट्र के प्रहरी होने के नाते आप सभी देवभूमि उत्तराखंड के पर्यावरण और इस हिमालय के आप प्रहरी हैं, जहाँ सेना में रहकर आपने ये देश के प्रहरी के रूप में काम किया है, वहीं अब पर्यावरण और हिमालय के प्रहरी के रूप में भी आपका दायित्व है कि वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपनी मां के नाम का एक पौधा रोपने का आह्वान करना चाहूँगा, आप सबसे अपील करना चाहूँगा। और जहाँ भी आप पेड़ लगाएंगे उसके फलने फूलने की गारंटी भी सदा रहेगी, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते आप उसका सदा ख्याल रखेंगे, क्योंकि सैनिक जो भी काम करते हैं वो हर दृष्टि को ध्यान में रखकर करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अभी घर घर तिरंगा लगाने का भी आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस मुहिम में शामिल होकर और राष्ट्र आराधना के इस पर्व को भी पूरे धूमधाम से मनाएंगे। एक फौजी जब अपने घर पर तिरंगे को शान से लहराता है तो आसपास के लोग भी ऐसा करके भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण करते हैं और एक माहौल बनता है जो सभी को प्रेरणा देता है, प्रेरणादायी होता है, सबका उत्साहवर्धन करने वाला होता है। आज मेरे सामने जब इतने सारे वीर योद्धा बैठे हैं, हमारी वीरांगनाएं बैठी हैं, सैन्य अधिकारी बैठे हैं, तो मैं एक विशेष बात भी कहना चाहता हूँ जो आज शायद इस कार्यक्रम के अनुरूप न हो, लेकिन समयानुकूल है। हम सभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर व्यथित हैं। आप सब लोग टेलीविज़न देख रहे होंगे, आप सब लोग समाचार पढ़ रहे होंगे, और मैं अपनी बात बताऊं तो वहाँ से जितनी खबरें आ रही हैं उन खबरों को देखकर मन बहुत व्यथित हो रहा है और मैं रात को ठीक प्रकार से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार से वहाँ से चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूं कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज जो आज बांग्लादेश के अंदर जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। पर वो भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में मारे जा रहे लोगों में से आज 90% से अधिक लोग एक ही समुदाय के हैं और वो दलित समुदाय के लोग हैं। आज क्यों उनका दिल नहीं धड़क रहा है? आखिर वो क्यों चुप है? ये प्रश्न मैं समझता हूँ हर एक के मन में आ रहा होगा। बात बात पर देश के अंदर कोई घटना होती है, कहीं विदेश में कोई घटना होती है तो कैंडल मार्च निकालते हैं। वो टोली भी आज कहाँ गए हैं? एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। मेरा मानना है कि आज भी अगर हम नहीं चेते तो भविष्य में भारत को भी बांग्लादेश जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, और कुछ लोग इस प्रकार की स्थिति को भी चाहते हैं। अगर हमने ऐसी परिस्थिति से बचना है तो जाति पाति के बंधनों से हम सभी को मुक्त होना होगा और स्वयं को एक समाज के तौर पर,
एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत करना होगा। आज जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप सभी पूर्व सैनिक और जिम्मेदारी से समाज के प्रहरी के रूप में समाज के अंदर जो तमाम प्रकार की खराबियां होती हैं उनको रोकने में, उनको और मजबूती से देश के लिए खड़ा करने में आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आप लोगों ने अब राष्ट्र जागरण का भी कार्य करना है। अभी तक आपने देश की सीमाओं की रक्षा की है, उससे बढ़कर है कि समाज को और राष्ट्र को जागरण करना, यानी कि हर प्रकार से उनको सचेत करने का काम करना है। और इस कार्य में मैं और मेरी सरकार किसी भी प्रकार का योगदान देने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है, हमेशा तत्पर है। अभी जोशी जी ने कहा कि एक तो अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 घोषणाओं के लिए, एक के लिए कहा कि हम लोग बात कर लेंगे, दूसरा मसूरी में सैनिक कल्याण विश्राम गृह बनाए जाने की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि ये सैनिकों के कल्याण के लिए होगा। और आप सबको आज इस अवसर पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय समय पर जो भी सैनिक कल्याण के लिए, सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए जो भी हमको निर्णय लेने होंगे, हम उसमें 1% भी कहीं हिचकने वाले नहीं हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। हम वो सभी काम करेंगे जो सैनिकों के लिए जरूरी होंगे, उनके परिवार के लिए जरूरी होंगे। अंत में मुझे सम्मानित करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सब इतनी दूर से आए, इस मौसम में, खराब मौसम में भी अनेक मैं देख रहा हूँ सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लोग आए हैं। कैप्टन भानीचंद अंकल को देखकर मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश के लोग चमोली से भी आए हुए हैं, मुझे मिले थे वहां से, भवानी दत्त जोशी जी का जहां पर हमारा अपना वो बन रहा है। और मैं सभी लोगों से विभिन्न अवसरों पर मिलता रहा हूं। आप सबके इस आत्मीय आशीर्वाद के लिए, आत्मीय सहयोग के लिए, आप सब लोगों ने जो हमारा ये सम्मान किया है, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके कारण से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तेजी से हम, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा, उसको बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी के कथन हैं वो कथन ठीक दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो भारत सरकार नीति आयोग के अभी आंकड़े आए हैं पिछले कुछ दिनों पहले, उन आंकड़ों में जो विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे देश की एक रेटिंग तय की जाती है, उस रेटिंग में हमारा देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।